नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में सरकार को काम करते हुए लगभग अब 1 महीना होने को है। 12 तारीख को मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ था, 3 तारीख को नतीजे आए थे और उस हिसाब से देखें तो 1 महीना निकलने के बाद भी 1 सप्ताह आगे बढ़ा। लेकिन मंत्रिमंडल बनते बनते जितनी देर हुई, उसको लेकर कई तरह की बातें हुई, सरकार पर सवाल उठे, बीजेपी पर लोगों ने और विपक्ष ने हमले भी किए। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत जिस तरह की कैबिनेट बनाई, अब सरकार जो मंत्रीगण है वो अपने अपने इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, स्वागत सत्कार हो रहा है। और इधर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रीगण, पार्टी के जो संगठन के पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वो सब सबसे ज्यादा अगर कहीं नजर आते हैं, वो भी व्यस्त, तो वो है विकसित भारत संकल्प यात्रा। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो राजस्थान के अलग अलग जिलों से गुजर रही है, जा रही है, कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उसी की श्रृंखला में कल राज्य के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा केकड़ी जाएंगे। हाल ही में नया जिला बना है अजमेर से जुड़ा हुआ, वहां जाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री दोनों लगातार इसी तरह की यात्राओं में भाग ले रहे हैं, एक के बाद एक। और ऐसी यात्राओं से, विकसित भारत संकल्प जो शिविर लगाए जा रहे हैं, इससे राजस्थान को क्या मिल रहा है, राजस्थान की सरकार के कामकाज में इसकी प्राथमिकता से, राजस्थान की रफ्तार में इससे क्या इजाफा हो रहा है, अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ भीमराज जाखड़ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, चेतन राज पुरोहित हैं बीजेपी, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, सनी सेबेस्टियन जी वरिष्ठ पत्रकार, संगीता परिक्रमा जोधपुर से वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ भरतपुर से वरिष्ठ पत्रकार, वेद माथुर जी अजमेर से राजनीतिक मामलों के जानकार, और राजेंद्र मधुकर शेखावाटी से। क्योंकि पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये यात्राएं जो है, शिविर जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं, इसलिए सभी संभागों को साथ लेते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार के काम में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा से राजस्थान को क्या मिल रहा है। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित, शुरुआत आपसे ही करते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण अपने अपने जिलों में जाकर इस तरह की यात्राओं में जितना समय दे रहे हैं, इससे राजस्थान प्रदेश को क्या हासिल हो रहा है? मीना जी, मेरे को याद आता है प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सरकारी योजनाओं का लाभ दूर सुदूर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसा प्रयास होना चाहिए। उसी कड़ी में जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं, उनका लाभ लाभार्थी के द्वार पर जाकर के, उसके गेट पे जाकर के उन सुविधाओं का लाभ देने का एक प्रयास विकसित भारत संकल्प यात्रा है। और उसी का माध्यम बना करके हम लोग राहत कैंप के नाम से कोई नाटक नहीं कर रहे हैं, हम लोग वास्तव में सुविधा देने का काम कर रहे हैं। आपने भी मीडिया के माध्यम से लगातार आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार उज्ज्वला योजना हो, मुद्रा योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनका ऑन दी स्पॉट वहीं पर लाभार्थी को लाभ मिले, इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। डॉक्टर चेतन और तो राज और मीना जी, पुरोहित, डिमांड आ डॉक्टर रही है, चेतन अब तो डॉक्टर डिमांड आनी शुरू चेतन हो गई राज है। पुरोहित, डॉक्टर चेतन राज पुरोहित, जो भी सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जिन लोगों के लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं, उन लोगों को इससे फायदा मिल रहा है। आप उन लोगों को, लाभार्थी नागरिकों को, लाभार्थियों का जो ये एक तमगा मिला है, ये जो एक नया परिचय मिला है, इसको कैसे परिभाषित करते हैं? परिभाषित नहीं करते हम। लाभार्थी कौन है? राजस्थान का जाया जन्मा, भारत का जाया जन्मा, ढाणी में बैठा, गांव में बैठा, मोहल्ले में बैठा व्यक्ति को जो सुविधा है उसको मिलनी चाहिए सरकारी माध्यम से। कई बार क्या होता है मीना जी,
सरकारी सिस्टम के अंदर रुकावटें बहुत आती है, अपन सबको पता है ये बात। लेकिन जब वही योजना लाभार्थी के गांव में जाकर के, ढाणी में जाकर के ऑन दी स्पॉट उसको सुविधा प्रोवाइड की जाती है, उसको सुविधा प्रदान की जाती है, तो एक मैसेज आता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है। और सरकार का ये धर्म भी है, सरकार का ये काम भी है कि लाभार्थी के गेट तक जाए और डॉक्टर उनको चेतन सुविधाओं का लाभ दे, डॉक्टर और उस चेतन काम में तो लगे हुए राजपुरोहित संगठन। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, एक भारत के नागरिक को नागरिक से लाभार्थी बनाने का जो सिलसिला आप लोगों ने शुरू किया, कांग्रेस ने भी उसे अडॉप्ट किया। अब सभी लोग जो हैं वो लाभार्थी बना चुके हैं भारत के आम नागरिक को। टैक्स पेयर्स के पैसे से एक आम आदमी के लिए बनाई गई योजनाएं उसके घर तक पहुंचती हैं और उस नागरिक को आपने नागरिक से लाभार्थी बना दिया। मेरा सवाल ये था कि ये कितना उचित है, एक बात। दूसरी बात, क्या राज्य के मुख्यमंत्री को अब लाभार्थियों को मिल रहे लाभ का प्रचार प्रसार करने में जुट जाना चाहिए? क्या उप मुख्यमंत्रियों को और मंत्रियों को भी यही काम करना चाहिए? अगर हाँ, तो इससे प्रदेश की प्राथमिकताएं और प्रदेश के बाकी काम और प्रदेश की आज की जरूरतें वो कितनी प्रभावित होंगी? मीना जी, मैं बार बार कहता हूँ, लाभार्थी टर्मिनोलॉजी जो है वो हम लोगों ने इजाद नहीं की है। लाभार्थी एक तबका है जिसको लाभ मिलता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, किसी ग्रुप का हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा सरकार, मुख्यमंत्री जी, अरे कर क्या रहे हैं? वो कर तो ये रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रचार प्रसार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेना देना केवल एक बात का है कि सरकार की जो योजनाएं चल रही है वो धरातल पर कितने प्रतिशत उतरी है, कितने लोग उससे वंचित है, और जो लोग वंचित है उनको उसका लाभ मिलना चाहिए, वो हकदार है उसके। उसमें कोई ना तो बीजेपी कोई एहसान कर रही है, ना केंद्र सरकार एहसान कर रही है, ये अधिकार है। और सरकार चुनते क्यों है? जनता, सरकार इसीलिए चुनी जाती है जनता को राहत मिले। मैं हमेशा कहता हूँ, जी राहत मिलने का जी, काम, राहत जनता देने का के काम लिए, माननीय जनता प्रधानमंत्री के जी के द्वारा, नेतृत्व में। डॉक्टर चेतन पुरोहित, जनता के द्वारा चुनी गई, जनता के लिए बनाई गई सरकार जनता के लिए जो काम करती है उसे लाभार्थी की श्रेणी में खड़ा कर देना, ये तो मेरा एक सवाल था। दूसरा सवाल था मुख्यमंत्री और पूरी मशीनरी का उस काम में जुट जाना। और तीसरा सवाल था प्रदेश की रफ्तार में इसका असर। भीमराज जाखड़ जी, आपसे बेहतर कौन जानेगा कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आखिरी 6 महीने का कार्यकाल तो राहत शिविरों में ही जाते जाते निकला था। ऐसे में जब प्रदेश का मुखिया राहत शिविरों में खुद पहुंचने लग जाए तो मुखिया की कुर्सी पर बैठकर जो काम करने होते हैं वो प्रभावित तो होते हैं। ये आपसे बेहतर कौन जानेगा भीमराज जी? देखिए मीना जी, मुखिया का काम होता है जनता की सेवा करना, और यदि वो जनता के बीच जा रहे हैं तो मैं तो इसको मानूंगा अच्छी बात है। और दूसरी बात रही कि जो कुर्सी पे बैठ के काम है, वो काम तो आप जरूरी थोड़ी है कि 7 दिन 24 घंटे जाइए, आप 6 दिन काम कीजिए जनता के बीच में, जनता के लिए बने हो। कौन से काम है जो कुर्सी के बगैर नहीं हो नहीं सकते? ऐसा थोड़ी होता है। आप कीजिए, जनता के लिए बनिए, जनता के द्वारा। मैं ऐसा कुछ नेताओं का उदाहरण दे सकता हूँ। कृष्णाराम नाई थे, डूंगरगढ़ से विधायक थे, वो जयपुर भी नहीं आते थे कभी भी, कभी गिने चुने दिनों में आते थे, वहां जनता के बीच में रह के काम करते थे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आइए, जनता के बीच में रहिए, जनता के लिए बने, आप जनता का काम कीजिए। और दूसरी बात रही कि किसान मजदूर ये चाहता है जो गांव में, ढाणी में, खेतों में बैठा है, कि जिस जन नेता को हमने अपने मताधिकार देके चुन के भेजा है वो हमारी आवाज बन के वहां गूंजे, और आवाज हमारी यहाँ भी वो बन के हमारा काम कराए, हमारी समस्याएं सुने। और जनता इसीलिए देती है कि प्रशासनिक मशीनरी और जनता के बीच की कड़ी का काम करता है, तो वो जन नेता करता है, इसीलिए ये तो लोकतंत्र भीमराज जी, जिंदा रहता है। इसका मतलब भीमराज जी, आप मानते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा इस वक्त विकसित भारत संकल्प यात्राओं में जितना ज्यादा जाएंगे प्रदेश का उतना ही भला होगा? जाइए, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। नेता और होता क्या है ये, इसमें कांग्रेस बीजेपी ऐसा नेता कोई सा भी हो, और भारत संकल्प यात्रा में जा रहे हैं तो चाहिए, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है।
पर मैं तो 2-4 सवाल पूछना चाहता हूँ, यदि आप इजाजत दे तो मैं पूछूं। जी जी जी, पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी से, हमारे चेतन जी भाई साहब बैठे हैं, क्या जो ये किसानों की, मजदूरों की और गांव ढाणी की बात करते हैं, आज के दिन किसानों की सरसों ऐसे हालात में खड़ी कर दी है कि भरतपुर डिवीजन में 125 ऑयल फैक्ट्रियां थी सरसों की, उसमें से 100 बंद हो गई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पॉम ऑयल को एक्साइज जो 35% थी उसको खत्म कर दिया। और सरसों आज के दिन के अंदर 10,000 लेबर थी सरसों फैक्ट्रियों में, वो बेकार हो गई है। 100 फैक्ट्रियां बंद हो गई, 25 बंद होने के कगार पे। भरतपुर राजस्थान की 50% सरसों का उत्पादन करता है। दूसरा मेरा सवाल है, क्या भजनलाल शर्मा जी का मैं एक भी बयान ऐसा नहीं सुना कि 19 महीने के अंदर कच्चा तेल 31% सस्ता हो गया? तो उनका मेरा ये कहना है कि उससे राजस्थान की जनता को राहत तो मिलेगी ना, इससे कोई कांग्रेस बीजेपी थोड़ी है, सबको राहत मिलनी चाहिए। दूसरा मेरा सवाल है कि यूरिया आती थी, यूरिया का थैला 50 किलो का आता था, आज उसको घटा के 40 किलो का कर दिया, पहले 45 किया और 40 किया। आखिर क्या अंदर आज यूरिया के अंदर किसान लाइनों में खड़े हैं, और लाइनों में खड़े रहने के कारण एक चीज और है, यूरिया के साथ एक नैनो यूरिया की एक बोतल नेसेसरी करती है, किसानों पे थोप दी जाती है, क्योंकि वो सर्दी में खड़ा है। आज के दिन क्या हालत कर रखी है। और ये बार बार कहते हैं कि फिर अभी पिछले दिनों, आज के दिन एक सबसे जो बुरा काम हुआ है वो ये है कि 25 करोड़ 69 लाख मनरेगा मजदूर थे, उनमें से 10 करोड़ 70 लाख नरेगा मजदूरों को केंद्र सरकार ने क्या आधार वेरिफिकेशन नहीं है, इसके कारण उनको बाहर कर दिया। आज इसके अंदर जो आदमी नरेगा में, वही आदमी जाता है जिसको गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करता, उसको 10 करोड़ मजदूरों को आपने पेट पे लात मार दी। क्या किया आपने? क्या यही भारत विकसित संकल्प यात्रा लेके जा रहे हो आप लोगों को? क्या तो यही भारत दिखाना था? आपका कहना एक है सेकंड, कि एक सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा ये कहना है कि आप ये जो मूलभूत मुद्दे हैं जो मैंने बोले हैं, क्या इनकी तरफ ध्यान लेके जाओगे? आज कॉटन की क्या हालत हो रखी है, किसानों जाके देखे। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मीना जी मैं आपको बता रहा हूँ, इसी सर्दी के अंदर किसान धरनों पे बैठे हैं, और वो केंद्र की सूची का विषय उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन एक ही मुद्दे पे यदि इन शिविरों में बात हुई हो तो मुझे बता देना। जी मेनू जी जी, तो भीमराज जी, इन शिविरों में ये बात होनी चाहिए या राज्य के मुखिया को इनको प्राथमिकता पर लेना चाहिए? मैडम, ये मीना जी, ये जनते, ये जो मैंने मुद्दे गिनाए हैं ये धरातल से जुड़े मुद्दे हैं, और मुखिया को जिम्मेवारी बनती है कि इन मुद्दों को उठाए। जो मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सरसों का, और दूसरा कच्चे, सुनो मेरी बात, कच्चे तेल की कीमतें कम होने का, और तीसरी बात है कि जो एक चीज और की है, सरकार बदलते ही इन्होंने धौलपुर का थर्मल पावर हाउस था उसको भी बंद कर दिया। और तीसरी चीज मैंने आपको बताया कि जो नरेगा के अंदर 10 करोड़ मजदूर हुए हैं, वो मजदूर मजदूर ही होता है, उनका तो बात उठानी चाहिए, वो तो राजस्थान के सबके मजदूर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो राज्य सरकार को विपक्ष की जो मांगे हैं, ये विपक्ष ने अपनी जनता मांगे की मांग है, जनता की मांगे है, ये विपक्ष की मांग है, जनता के लिए मांग है। विपक्ष का काम है जनता की मांग उठाना। भीमराज जी, आप इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? आपको तो आगे आकर इस बात को रखना चाहिए विपक्ष को। हाँ तो रख रहे हैं हम तो, मैं तो जनता के। हाँ जी, लेकिन कैसे रखेंगे? विपक्ष का नेता ही नहीं है, सरकार को घेरेगा कैसे? विधानसभा में आएगा विपक्ष का नेता सीधे? मैडम आ जाएगा, विपक्ष का नेता भी आ जाएगा, जनता का ये ध्यान तो रखें। आज बोल दिया, लो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि आपने ड्राइवरों पे काले कानून थोप दिए, और आपने कॉपी करके ब्रिटेन कनाडा ऑस्ट्रेलिया के नकल करके तो ले आए, पर आप उनकी सुविधा देखते कि आपने कहाँ थोपने जा रहे हैं। आप विपक्ष से चर्चा करते सेंटर के अंदर। दूसरी बात ये कहना हूँ, आप चर्चा करते, एक्सपर्ट से राय लेते, वो भी आपने नहीं की, सीधा लाके कानून थोप दिया, ड्राइवर बेचारे भूखमरने की नौबत पे आ गए। भीमराज जी, इसीलिए तो विपक्ष का काम होता है कि विपक्ष हाँ तो वही मैं बताना, और हर दिन सरकार को जगाए, हर दिन सरकार को उस मुद्दे की याद दिलाए जिसके लिए सरकार को चुना गया है। अब ये काम तब होगा जब ऐसे नेताओं का नेतृत्व तय होगा जिनको ये काम करना है, जिनकी लीडरशिप में पूरी पार्टी आगे बढ़ेगी। एक बड़ी चीज और बताना चाहता हूँ कि मीना जी, पीएसयू है जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के अंदर 12,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट दिया केंद्र सरकार को, उनकी 10% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। आखिर क्यों? जो सेंटर के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, उन्होंने 70,000 करोड़ का बेनिफिट दिया, उनकी भी 10% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। आखिर क्या कर रहे हो आप लोग? किधर ले जा, क्यों बेच रहे हो? हाँ ठीक है,
ये सवाल सनी सेबेस्टियन जी, विपक्ष जब जागरूक होता है और मुद्दों को जनता के सामने रखता है, तब सरकार को नहीं चाहते हुए भी सतर्कता से काम करना होता है। सरकार की मंशा, सरकार की प्राथमिकता अलग मुद्दा है। आज की तारीख में राजस्थान की सरकार को 1 महीना पूरा काम करते हुए हुआ नहीं है। सवाल ये है कि अब जब सरकार को काम की रफ्तार पकड़नी चाहिए, उस समय इस तरह की संकल्प यात्राओं के माध्यम से और इसमें इतना समय देने से आप कितना उचित मानते हैं सनी जी, किसी भी सरकार के लिए, उनकी कैबिनेट के लिए, उनके मुखिया के लिए? ये तो एक कोई भी गवर्नमेंट के लिए ये जो फील्ड जो है एक्शन है, एक्टिविटी है, टू अर्ली है। अभी तो कुर्सी पे बैठे ही नहीं है अभी तक ढंग से। कुछ लोग तो अभी चार्ज ले रहे हैं और अभी ऑलरेडी फील्ड में उन्होंने लगा दिया। और ठीक है, ये इलेक्शन एडवांस इलेक्शन पार्टी है ये, लेकिन इसमें प्लस पॉइंट्स है कई। और ये सिटीजन्स एंगेजमेंट प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और फर्स्ट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स में कर रहे हैं। स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट पहले उनके एजेंसीज होते थे, पीआईबी या डीएवीपी या फील्ड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, वो सारे करते थे फिल्म शो या फील्ड में कोई काम, जो एग्जीबिशंस वगैरह। फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेंट्रल जो एक्शन है थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, इंडिकेशन ये है, वैसे तो फेडरलिज्म तो कदम हो रहा है और सेंट्रली रूल्ड स्टेट्स हो रहा है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एंगेजमेंट है, डायरेक्ट एंगेजमेंट है विद स्टेट्स पीपल, स्टेट्स के जो लोगों से डायरेक्ट एंगेजमेंट है। इंटरेस्टिंग भी है। तो प्लानिंग का जो इम्प्लीमेंटेशन वाला स्टेज पे, लेकिन तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए टाइम चाहिए ना, अपना काम करने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन ये सेंट्रल स्कीम्स है, वो कितना अच्छा इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये मतलब इंश्योर करने के लिए और लोगों से जो बात करने के लिए, एंगेज करने के लिए है ये कैंपेन। तो एक तरीके से सेंटर का तो ठीक है, जस्टिफाइड है, लेकिन स्टेट लीडरशिप के साथ बाद में तो रिजल्ट तो मांगेंगे ना, अपना क्या काम का रिजल्ट क्या है ये तो मांगेंगे बाद में। इसलिए तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट टाइप सिचुएशन है स्टेट और सेंटर के बीच में। इस तरह का जो इंटरेस्ट तो एक ही है, पब्लिक इंटरेस्ट है और पार्टी का इंटरेस्ट, दोनों है, सेम पार्टी है, इसलिए। लेकिन तो देखने लायक चीज है ये। पब्लिक इंटरेस्ट और पार्टी इंटरेस्ट दोनों एक मंच पर आ गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी दोनों एक मंच पर हैं। तो ऐसे में तो विकास की गंगा बहकर विकासशील से विकसित भारत ही नहीं, राजस्थान भी बढ़ेगा। राकेश वशिष्ठ जी, क्या जमीनी हकीकत क्या है आपके इलाके से? तो मुख्यमंत्री खुद आते हैं और जिस तरह के संकेत भीमराज जी ने दिए कि भाई वहां पर चाहे वो सरसों की बात हो, चाहे वो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात हो, जिस तरह के हालात हैं, एक तरफ वो ग्राउंड सिचुएशन और दूसरी तरफ इस तरह के मंचों का आयोजन। ठीक है मीना जी, ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, मैं समझता हूँ इसके दो उद्देश्य हैं। पहला ये है कि राजस्थान की सरकार अलग थी पहले और बीजेपी की सरकार अलग थी। तो सेंट्रल की जो योजनाएं थी, सेंट्रल का मानना यह है कि उनकी योजनाओं को ढंग से लागू यहाँ नहीं किया गया। इस बार सरकार उनकी आ गई है। अब जो मुख्य अभी सरकार के बारे में अभी कोई नफा नुकसान की बात करना बड़ा बेईमानी होगा, क्योंकि उनको अभी महीना भर नहीं हुआ। कैबिनेट शायद पहली मीटिंग भी नहीं हुई है। कैबिनेट की पहली मीटिंग हो तो उनका खुद का विजन सामने आता है कि वो क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। लेकिन इस बहाने वो इतना जरूर कर रहे हैं कि 2024 के जो अगले 2, 4, 5, 6 महीने में जो चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए वो लोगों के बीच जा करके अपनी सक्रियता को दिखाने का काम जरूर कर रहे हैं। इन कैंपों में जो काम चल रहा है, अभी शहरी क्षेत्र में तो कम चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर ज्यादा हो रहे हैं। वहाँ खास तौर पर जो उज्ज्वला योजना है, जिसमें आपके गरीबी से नीचे रेखा वालों को जो मुफ्त में जो गैस मिल रही है, उस काउंटर पर ज्यादा भीड़ भाड़ है। आपके धन योजना है, उस पर भी भीड़ भाड़ है। आपकी खाद्य योजना है, जिसमें 2 रुपए किलो में आपको गेहूं मिलता है, उस पर भी योजना भीड़ है। लोग आ रहे हैं और वो अपनी जो फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा कर रहे हैं।
यहाँ के जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो भी काफी सक्रिय इस कारण भी है, उनका इस बहाने अपने मतदाताओं से, अपने क्षेत्र के लोगों से संपर्क बन रहा है। नेताओं को ये फायदा जरूर हो रहा है, नेता लोग जो जा रहे हैं उनको वहाँ की जमीनी हकीकत से जरूर पता लगता है, ऑफिस में बैठ कर पता नहीं लगता, चाहे वो किसी की सरकार का हो। वो आ जाएंगे तो वहाँ का आम आदमी नहीं कहेगा तो कोई कार्यकर्ता बताएगा उनकी वहाँ की कमियों को, और इस बात से वो थोड़े रूबरू होते करने का प्रयास करते हैं। आपने कही कि भरतपुर में सरसों के तेल की बात, अब तो इसमें बड़ा मरना है सरकार का। जब तेल की कीमत सरसों की कीमत बढ़ती है तो तेल की कीमत बढ़ती है, तो तेल की कीमत बढ़ती है तो महंगाई का होना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि ये बात सही है कि भरतपुर में 150 मील है सरसों के ऑयल की, भरतपुर में बहुत बड़ा उत्पादन है सरसों का, सरसों के तेल का, उसमें से आधी से ज्यादा इस समय, क्योंकि किसान क्या है कि पहले तो किसान को रखने में बड़ी दिक्कत आती थी अपना माल रखने में, अब उसके पास व्यवस्था है रखने की, खुद के स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज है, तो वो माल को रोक लेता है। इस समय माल रुका हुआ है, तो ऑयल मिल कम है, तेलों के दाम भी थोड़े तो कम हुए, तो कम बिक्री हो गई, क्योंकि नई सरसों आने वाली है, और उससे फिर लगता नहीं कि सरसों की कीमत दोबारा से बूस्ट होगी। अब कहीं ना कहीं लाभ, कहीं ना कहीं हानि, ये तो होना ही होना है। सरसों की कीमत बढ़ेगी तो आम आदमी हल्ला मचाएगा कि महंगाई बढ़ गई, जो विरोधी हल्ला मचाते हैं कि साहब महंगाई बढ़ गई, वही सबसे ज्यादा ऐसी बात को कहेंगे कि महंगाई बढ़ गई है, तेल इतना महंगा हो गया। मैं सोचता हूँ कि इस तरह कैंपों से कुछ फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो आगे के उसमें पता लगेगा, लेकिन भाजपा का जो उद्देश्य केवल ये है कि जो लोकसभा के चुनाव में उसमें आम मतदाताओं से, आम लोगों से संपर्क कायम करके अपनी जो योजना है उनको प्रचारित किया जाए, और जो कमियां उनको बताया जाए कि सरकार उनके लिए काम कर रही है। एक बात और मैं समझ रहा हूँ कि जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की जो सरकार, अभी उनका खुद का विजन कोई काम नहीं कर रहा। जो पार्टी हाईकमान का जो विजन है उसके अनुरूप ही वो काम कर रहे हैं, जो वहाँ की डायरेक्शन है वो उसी के अनुरूप ही सारा काम कर रहे हैं, और उसी को इम्प्लीमेंट करने के प्रयास में लगे हुए हैं, जिससे उनकी छवि सुधरे। और अगर ये भी होता है, जो पार्टी हाईकमान का जो विजन है, वो जो चाहते हैं उनकी योजना का जो कार्यान्वयन अगर हो रहा है उसको अगर सही ढंग से भी लागू हो जाते हैं, उससे निश्चित रूप से पार्टी को तो लाभ मिला ही मिलेगा। यहाँ की सरकार को भी काम करने के लिए अभी लंबा समय है, अभी 1-1.5 महीने, 26 जनवरी तक का ये प्रोजेक्ट चल रहा है। 26 जनवरी के बाद काम करने के लिए इनके पास पूरा काम है, तब इनके काम का मूल्यांकन हो पाएगा। अभी तो यही है, सेंट्रल योजना की जो है उन्हीं को क्रियान्वित करने का प्रयास। राज्य सरकार के काम का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं हम, अभी बहुत कम समय निकला है, अभी तो सब अपनी अपनी सीट देख रहे हैं, कमरा देख रहे हैं, फाइल देख रहे हैं, अफसरों से मिलेंगे, मिलना भी शुरू नहीं हुआ है अफसरों से, तो इसलिए मूल्यांकन का सवाल ही नहीं है। अभी तो ये है कि नई सरकार अपने काम को समझे, नए मंत्री हैं, बहुत सारे पहली बार मंत्री बने हैं, तो उनको अपने मंत्रालय में अपनी जो पूरी की पूरी मशीनरी है उससे कैसे काम लेना है, बहुत सारे लोगों को तो समझना पड़ेगा कि उनको ये आप 26 जनवरी के बाद में आप उनसे उम्मीद करना, 26 जनवरी तक जो पार्टी हाईकमान के जो विजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो विजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, उसके तक ही सीमित रहेंगे। और 26 जनवरी के बाद, 26 जनवरी के बाद बोलिए, रोकना। शाम के खाने की तैयारी हो गई है राकेश वशिष्ठ जी की, मिक्सी चल रही है, अरे रोकना तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, मिक्सी की आवाज आ रही है, किचन पास है। जी, तो मैंने कहा मिक्सी शाम के खाने की तैयारी। मैं सोचता हूँ 9 तारीख तो हो ही गई, एक हफ्ते की बात और है, एक हफ्ते की बात और है, तब तक एक हफ्ते बाद भी राज्य सरकार को केंद्र सरकार के कामों को करना नहीं होगा, ऐसा तो प्रदेश में किसी को भी सोचना नहीं चाहिए। केंद्र सरकार के कामों को, हाँ बिल्कुल। तो राजेंद्र मधुकर जी, मेरा सवाल आपसे भी वही है जो कि राकेश वशिष्ठ जी से था। जैसे भरतपुर संभाग में, वैसे ही शेखावाटी में इस तरह के जो शिविर आयोजित हो रहे हैं, जो यात्राएं निकल रही हैं, इसमें जो लीडरशिप आ रही है, जो लोग आ रहे हैं, किस तरह से ये संपन्न होता है, इसमें क्या फीडबैक मिलता है, इसका मकसद जो है वो कितना पूरा हो पाता है? जी मीना जी, शेखावाटी की एक ग्राम में मुझे जाने का सौभाग्य मिला, और एक बीजेपी की कार्यकर्ता के साथ मैं गया था वहां,
तो वहाँ बीजेपी कोई महामंत्री है मोतीलाल जी मीणा, वो आए थे उस कार्यक्रम में। तो मैंने देखा कि वो एक-एक डेस्क पे जा रहे थे और चेक भी कर रहे थे कि कौन व्यक्ति है, कौन से विभाग के व्यक्ति है। जहाँ नेम प्लेट नहीं थी, उनके लिए ये कह रहे थे कि अब आपने यहाँ पर कुछ बैनर क्यों नहीं लगाया। लेकिन मैंने एक बात देखी कि इस वक़्त जो इलेक्शन से पहले जो टिकटार्थी थे या फिर बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, उम्मीद करते थे कि हमें टिकट मिल जाएगी, तो कोई जब पदाधिकारी आता था तो एक बड़ी संख्या होती थी। इस शिविर में मुझे लगा कि एक तरह से एसडी वहाँ बैठे थे और वहाँ पर औपचारिकताएँ मुझे अधिक लगी। इसके बजाय ये होता कि या तो थोड़ा विलंब से करते, 1 डेढ़ माह बाद करते, जब यहाँ पर पूरी तरह से मंत्रालय में पूरी मंत्री एकदम समझ इस बात को लेते। तो मुझे लगा कि जिस तरह का एक देखा मैंने वहाँ एक स्वास्थ्य मेला लगा हुआ था, तो 1, 2, 3 कंपाउंडर बैठे हुए थे, वो उसमें कर रहे थे, लेकिन जितना लाभ मिलना चाहिए था, मुझे लगता है कि उस तरह का लाभ अभी मिल नहीं रहा है, क्योंकि संगठनात्मक रूप से जो व्यक्ति है, बीजेपी कार्यकर्ता है, वो ज़्यादा वहाँ आ नहीं पा रहे हैं और केवल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, वो इसको काम कर रहे हैं। तो जो पूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसका एक अभाव मुझे वहाँ दिखाई दिया। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी लोग आ रहे थे, शिकायत भी कर रहे थे कि हमारा काम नहीं हुआ। हालाँकि मैंने देखा कि वो जो महामंत्री खुद मोतीलाल मीणा जो स्वयं गए, उन्होंने कहा बताइए क्या समस्या है? एक स्टॉल पर गए, उन्होंने कहा कि किस बात के पैसे ले रहे हो? कि साहब पिछली सरकार में तो पैसे लिए जाते थे। बोली नहीं, यहाँ निःशुल्क होगा, जो भी आवेदन होगा उसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। अलग-अलग जो विभाग के व्यक्तियों से वो बातचीत कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि जिस तरह की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसका बड़ा अभाव है वहाँ। सवाल ये भी है कि डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, मैं आपके पास आ रही हूँ अगले सवाल के लिए, कि जिस तरह से राजेंद्र मधुकर बता रहे हैं कि एक तरफ चुनावों से किसी तरह से राज्य विधानसभा के जो चुनाव थे उनसे निजात मिली, थोड़ा सा समय आगे बढ़ा नहीं, पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नाराज, बहुत सारे संतुष्ट, बहुत असंतुष्ट। ऐसे में आपने जब एक बार फिर से उनको काम पे लगा दिया तो उनमें वो उत्साह नहीं आ पा रहा है। आप भी महसूस कर रहे हैं डॉक्टर चेतन राजपुरोहित इस बात को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी ये चीज महसूस ही नहीं करता है। संघर्षों से पला बड़ा और बड़ा हुआ है। अभी बता रहे थे हमारे मधुकर जी, मोतीलाल जी मीणा महामंत्री जी के बारे में बता रहे थे। पूरा संगठन केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, उसमें लगा हुआ है और लगना भी चाहिए, क्योंकि आखिरकार सरकार जो बनती है वो जनता की सेवा के लिए तो बनती है और जनता की वो तो सेवा थे, को माध्यम बनाना। वो थे, लेकिन एक मेरा सवाल ये है कि चूंकि विधायक अभी उलझन में है कि मुझे क्या दायित्व दिया जाएगा, वहां पर जो है मुझे लगता है कि वो अपने काम में लगे हुए थे। तो अगर विधायक वहां उपस्थित रहता है, मंत्री उपस्थित रहता है, तो एक मानसिक दबाव वहां पर होता है, वो मैंने महसूस वहां किया नहीं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी थी। हालांकि ये वैसे 15 नवंबर से शुरू हो गई थी अरुणाचल प्रदेश से, और ये जो है देवभूमि द्वारका तक जाएगी, लेकिन राजस्थान में अभी मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा जल्दबाजी हो गई। 2024 को लेकर के मुझे लगता है केंद्र की जो योजनाएं हैं उनके प्रचार पर अधिक जोर है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कई जगह पर राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, कई जगह पे हो सकता है कम ज्यादा हो सकते हैं, ये मानता हूँ मैं, लेकिन ओवरऑल विधायक, संसद सदस्य, केंद्रीय मंत्री, जैसे हमारे बीकानेर का माननीय अर्जुन राम जी आज भी 3 दिन बीकानेर है, पहले भी 2 दिन रह के गए और हर हफ्ते बीकानेर आते हैं। सुबह से लेकर ट्रेन में चढ़ने तक लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, आप कल्पना करिए केंद्रीय मंत्री अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में उस राहत शिविर में रहते हैं और लोगों को राहत प्रदान करने का काम करते हैं। ये तो रही बात हमारे संगठन की। भीमराज जी ने बड़े प्रश्न किए, करने भी चाहिए, विपक्ष में है, करना उनका अधिकार है। सरसों का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर भरतपुर में, मैं चूंकि एग्रीकल्चर प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे को भी थोड़ा एग्रीकल्चर का अनुभव है, कृषि का अनुभव है। मिलें बंद करने की बात की, 1 महीने में मिलें बंद नहीं हुई है, पहले बंद हुई। ठीक है, किस कारण से हुई मेरे को नहीं पता है, लेकिन जब राज्य सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, और कल किस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री जी ने निर्णय लिया कल बैठक के अंदर
नियुक्तियों के लिए, वो मैंने आज पेपर में पढ़ा था। तो इस प्रकार से काम शुरू हो चुका है। दूसरा, महानरेगा की चिंता की, 2-3 बातें इन्होंने बताई। चिंता करनी चाहिए। काश ये चिंता आप 1 महीना पहले या 6 महीने पहले या साल भर पहले करने लग जाते तो आप सत्ता से आपको बाहर भी नहीं होना पड़ता। नरेगा भारतीय का जनता चुनाव पार्टी के वो बाद हुआ पार्टी है। नहीं भीमराज जी, मैं आपके सुझाव को, हम लोग है ना स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करते नरेगा हैं आपके चुनाव सुझाव के को। बाद की वो दोनों चीजें चुनाव के बाद की है। रचनात्मक रूप से हम लोग इस राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए कृत संकल्प है। आपके सुझावों को भी शामिल करेंगे, या आप निश्चित मानिए, जो भी बात हमारे विपक्ष के मित्र हमें बताएंगे और जनता के हित में होगी, उसको ये सरकार लागू करेगी। आप चिंता मत कीजिए, चाहे विधानसभा में आप बताएंगे, डॉक्टर चाहे चेतन चैनल पे बताएंगे, राजपुरोहित, हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, अगर बहुत सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में इसे देखें तो ये लोकसभा चुनाव की आपकी तैयारी है और सरकार के काम करने से पहले ही आपने लोकसभा की तैयारी में सरकार को जुटा दिया है, लगा दिया है। आप मीना जी आप बड़ी गलतफहमी में। 3 तारीख को रिजल्ट आया विधानसभा चुनाव का, 25 तारीख को चुनाव हुए। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, हम उससे पहले लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे साल मिशन मोड में काम करती है। आप ये कल्पना मत कीजिए कि हम चुनाव में अब लगे हैं लोकसभा की। लोकसभा की चुनाव में हम पहले से लगे हुए हैं। मुझे कोई गलतफहमी और नहीं है लगना हमारा डॉक्टर चेतन, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। आपने विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार भी आपने लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में उतारे, मुझे ये भी जानकारी है। थोड़ी बहुत समझ हम भी रखते हैं डॉक्टर साहब। भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दा चुनावी मोड में ही रहती है। चुनावी मिशन में हमेशा रहते हैं देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी, इसमें अब किसी को कोई शंका दोहराई नहीं है। सवाल ये है कि सरकार को राज्य के लिए जब काम कर देना शुरू चाहिए, मशीनरी जो है वो इफेक्टिव रूप से जिन मंत्रियों के साथ जिन विभागों में काम करना है उनमें जब लग जानी चाहिए, तब मंत्री और विधायक, यहाँ तक कि मंत्रियों के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब इन विकसित भारत संकल्प यात्राओं को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। सवाल ये है, प्रधानमंत्री मीना जी, मैं इसी बात कर रहा हूँ, मैं इसी बात कर रहा हूँ मीना जी। हमने 10 गारंटी दी थी, 10 गारंटी में से 4 गारंटी हमने लागू कर दी, सरकार ने तो की है। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया स्वास्थ्य मंत्री का, गजेंद्र सिंह जी का। कल निर्णय लिया उन्होंने कि ये भर्तियां भरी जाएगी, पोस्ट तुरंत भरे। आप सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, सरकार का गठन हो चुका है, मंत्री पदभार ग्रहण चुके हैं, लेकिन जनता के बीच में जाना, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे एमपी हो, पहला धर्म क्या है? पहला धर्म है जनता के बीच में जाना, जनता के बीच में रहना। और खाली रहना नहीं है, खाली फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है, वहां पर काम करके जनता को राहत प्रदान करनी है। ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं बार बार कहता हूं, सूत्र एक ही है, मिशन एक ही है, टारगेट एक ही है कि केवल जनता की सेवा करनी है। और सेवा करने के लिए केंद्र सरकार ने जो जो योजनाएं दी है, हम ये मानते हैं कि लाभ पूरा नहीं पहुंचा है उनके पास, हम मानते हैं इस बात को। और उस कमी को दूर करने के लिए, हर व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, प्रदेश के मंत्री भी आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगे हुए हैं। मिशन क्या है? मिशन एक है, जनता को राहत प्रदान करना। हमें वोट नहीं लूटने हैं, हमें कोई प्रचार प्रसार नहीं करना है, हमें केवल जनता का आशीर्वाद लेना है और जनता को राहत देकर के लेना है। और जनता को जब राहत प्रदान करेंगे, जनता को जब सुविधाएं मिलेगी जिसके वो हकदार है, और इसी मिशन को लेकर के हम लोगों ने चुनाव लड़ा विधानसभा का। और हमने जो संकल्प पत्र में हमारे जो हमने बात किए हैं, एक एक बिंदु हमारा लागू होगा। संकल्प पत्र हमारा साध्य पत्र है, उस संकल्प से सिद्धि की ओर हम बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ेंगे। इसी काम में लगे हुए, चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। भीमराज जी, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, आपकी बात सही है। आप जो कर रहे हैं आपको करना चाहिए। चुनावी मोड में इसी तरह से जब राजनीतिक दल रहते हैं तब ही जो है सत्ता में वापसी भी होती है। तो भीमराज जी को बड़ी आपत्ति है लेकिन आपकी बातों से। जी भीमराज जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ डॉक्टर चेतन जी से कि
चेतन जी, जो नरेगा का काम सरकार चुनाव होने के बाद किया गया, 10 करोड़ 70 लाख मजदूरों को बाहर किया है, पहली बात। दूसरी बात, जो सरसों का कह रहे हैं कि आप पहले चिंता करती थी, सरसों पे जो पॉम ऑयल की एक्साइज ड्यूटी गई हटाई गई है, सोयाबीन ऑयल पे और रिफाइंड ऑयल पे, वो केंद्र सरकार ने हटाई है, जो एक्सपोर्ट होता है उससे। ये राज्य की सूची का विषय ही नहीं है। हालांकि सरकार अब बीजेपी की आ गई है, पर उसकी सूची का विषय नहीं है, ये केंद्र की सूची का विषय है। तो दोनों विषय सब्जेक्ट है वो केंद्र के। मैं इसलिए आपसे कहना चाहूँ कि इन मुद्दों में बात होगी। तीसरा मेरा एक आपत्तिजनक सवाल है कि मीना जी, आरएस का रिजल्ट आया प्री का, और प्री का रिजल्ट आने के बाद और मेन के एग्जाम के बीच में 3 महीने का टाइम दिया गया है, जबकि कांग्रेस की गवर्नमेंट में 5 महीने का टाइम था, जब वसुंधरा जी, सतीश पूनिया जी और राजेंद्र राठौड़ जी ने विरोध जताया था। तो मेरा सवाल यह है कि आज उनको 3 महीने का टाइम कम क्यों दिया गया, जबकि 20 से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, और वो बच्चे तैयारी कैसे कर पाएंगे? तो आप इसके बारे में उस टाइम तो आप कह रहे थे कि 5 महीना कम दिया, आज आपने 3 महीने का दे दिया। तो मेरे हिसाब से ये गलत है उनके साथ। और तीसरा मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि मीना जी, केंद्र की सूची, जो बैंक है वो केंद्र की सूची के विषय होते हैं, जो राज्य के बैंकों के अलावा। तो कुछ बैंकों में क्या है, जो ब्याज है वो केसीसी के ऊपर किसानों से ज्यादा वसूला जा रहा है। तो उस पे आपका क्या कहना है? जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जो मोदी जी लेके आए थे, हालांकि राजस्थान ने उसको एक्सेप्ट किया, गुजरात ने एक्सेप्ट नहीं किया है, जहां मोदी जी आते हैं। उसके अंदर 2021 का भी फसल बीमा रुका हुआ, किसान इस ठंड के अंदर धरने पे बैठे हैं। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एक मेरा सवाल था नहर को लेकर, उसमें 1700 क्यूसेक की पानी की कटौती हो गई, जिससे 10 जिले प्रभावित होते हैं इंदिरा गांधी नहर के अंदर। और वहां आपके यहाँ बाखड़ा जो न्यास की बोर्ड की बैठक है, वो आपकी बीजेपी शासित हरियाणा के अंदर चंडीगढ़ में मीटिंग हुई, उसमें अपनी पानी की कटौती की गई। तो आखिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी आते ही सिरगिलेस कैसे कर दिया किसानों के साथ? ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? और जो रही बात यूरिया के लिए आपने लाइन में लगा रखा है किसानों को, आखिर क्यों करना चाह रहे हो आप? भीमराज जी, मैं आपकी बात पाता हूँ आईजीएनपी पर। सबसे पहले तो आईजीएनपी में पानी रोकने की जो बात कर रहे हैं, आपके इंडी गठबंधन के साथी है वहाँ। पहले आप थे 5 साल तक, और अभी आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार है। आप लोग जानबूझ करके ऐसे काम करते हैं जिससे प्रदेश की जनता को नुकसान और पॉलिटिकल हरियाणा बेनिफिट भी मिले। है, हरियाणा से बाखड़ा न्यास बोर्ड दूसरी हरियाणा में पड़ता है। दूसरी बात, आपने बैंकों की चिंता की, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को देखा कभी आपने खोल करके? नहीं देखा आपने, अब देखेंगे भी नहीं। प्रधानमंत्री ने किसान वर्ग को जितनी राहत प्रदान की है, नैनो यूरिया सुना कभी आपने नाम? नैनो यूरिया नहीं सुना आपने? क्यों नहीं सुना? आपको सूट नहीं करता है, आपको सूट नहीं करता है वो। परिवार से आता हूँ, और किसानों की, मैं भी किसान, मैं एग्रीकल्चर व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। दूसरी बात मैं कहूँ लाइनों में लगने की, ये तो प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने नीम कोटेड यूरिया शुरू की। आप लोगों के टाइम में ब्लैक में बिकती थी, नीम कोटेड यूरिया ब्लैक में नहीं बिकती है। तो सर जी, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप लोगों ने 65 साल तक नीम कोटेड यूरिया क्यों नहीं की? क्योंकि सारी यूरिया आपकी जाती थी मिलों के अंदर। आप लोग ब्लैकमेलिंग करते थे, आप लोग उस यूरिया का दुरुपयोग करके किसानों पर डाका डालते थे। प्रधानमंत्री जी ने उसको रोका है। आप देखिए, आप पढ़िए, आप केवल नेगेटिव खबरें मत देखिए, आप पॉजिटिव भी देखिए। 5 दिन पहले नैनो यूरिया क्यों लाए किसानों के लिए? एक बोतल यूरिया, छोटी सी बोतल का यूरिया, 2 बैग जो आते हैं 50-50 केजी के, उसके बराबर काम करती है। एक बात सुनिए, ये नैनो यूरिया टेक्नोलॉजी के प्रधानमंत्री जी की देन है। लाइनों में नहीं लगेगा किसान, चिंता मत करिए आप। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र कांग्रेस की सरकार नहीं है। किसान हितैषी की सरकार है, किसानों के लिए कृत संकल्पित सरकार है। नहीं, 3 काले कानून आए जब पता चल गया किसान हितैषी कितनी है। और बीजेपी की सरकार में रावड़ा गढ़साना में गोलियों से वो भी हमें काले कानून तो पता चल गया, जनता ने जवाब दे दिया। वो तो मैटर सुनो, वो पूरे देश के लिए आएगा। आप लोग दोनों जब शुरू हो जाते हैं, समय भी भूल जाते हैं, अनुशासन भी भूल जाते हैं। दिस इज नॉट गुड। आप लोग बहुत मैच्योर लोग हैं, दोनों ही पार्टी के बहुत वरिष्ठ और बुद्धिमान और तार्किक प्रवक्ताओं में से। वरिष्ठ तो नहीं है, कनिष्ठ ही है, वरिष्ठ नहीं है। चेतन जी मेरे सीनियर, आप पहले इनको कहिए। जी, तो आप दोनों की दोस्ती बड़ी नजर आती है साथ साथ, लेकिन उसके बाद भी बहरहाल सनी सेबेस्टियन जी, एक तरफ बीजेपी है,
जो इस तरह से विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले, इसमें कोई दो राय नहीं है, लोकसभा की चुनाव की तैयारियों में थी और अब बहुत तेजी से उन तैयारियों में जुट गई है। कब चुनाव आयोग घोषणा करेगा, कब कैंडिडेट्स आने, लेकिन यहाँ बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में है। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए अपने एक नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं तय कर पा रही है। चुनावी स्ट्रैटेजी के लिए जिस तरह से पार्टी को काम करना चाहिए स्टेट में, पार्टी आप देख पा रहे हैं सनी जी? कांग्रेस तो लेट अराइवल ही है हमेशा, लेकिन एक चीज है, अभी तो लेटेस्ट तो कांग्रेस के लिए प्लस में आया ना बाई इलेक्शन रिजल्ट। बाई इलेक्शन रिजल्ट इस तरह का आया है, इंडिकेशन है कांग्रेस जीत भी सकता था स्टेट, लेकिन उनकी खुद की गलतियों की वजह से जीत नहीं पाया। नहीं तो इस तरह का जो विक्ट्री के बाद एक बाई इलेक्शन जीतना इजी नहीं रहता कोई भी स्टेट में। एक्चुअली क्या है, पार्टी कंपैरेटिवली स्ट्रांग है यहाँ, इसीलिए जीत पाया है। एनीवे, कांग्रेस के लिए अभी कांग्रेस ने अभी जो चलाया था राहत शिविर वगैरह, पब्लिक कॉन्टैक्ट तो काफी हुआ है, और अभी इस भीड़ में जाके मेरे को नहीं लगता कांग्रेस भी अपना जो कैंपेन है, यात्रा तो राहुल गांधी स्टार्ट कर ही रहे, लेकिन राजस्थान में 2 जगह ही टच हो रहा है। राजस्थान के लिए पार्टी को दूसरा कोई प्लान बनाना ही पड़ेगा, पब्लिक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, लेकिन उसके लिए तो टाइम है। पार्टी तो वेट करेंगे, अपना जो सेटबैक को जो बाद में मनन चिंतन करके नया प्लानिंग बना के इस तरह का फील्ड में जाएंगे, यही मेरा फीलिंग है। ठीक है, लीडर ऑफ द अपोजिशन तो आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है, एक ही व्यक्ति है ना, वो तो असेंबली जो सेशन से पहले जो आ जाएगा। जी, तो यानी कि ठीक है, कांग्रेस पार्टी अपनी तरह से काम करती रहे और बीजेपी अपनी तरह से काम कर रही है। राजस्थान में लोकसभा के नतीजों में कांग्रेस पार्टी के लिए ही सबसे बड़ा सर्वाइवल का इस वक्त, क्योंकि बीजेपी के पास तो 25 सीट है, 25 में से कितनी कांग्रेस ले पाती है ये सवाल है। बीजेपी कितनी लूज करती है ये उतना बड़ा सवाल नहीं है, क्योंकि बीजेपी जिस आक्रामक अंदाज में पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, कहां से प्लस हो सकता है, कहां से माइनस हो सकता है, इस पूरी कैलकुलेशन के साथ इंडिया अलायंस अभी भी उस स्टेज में नहीं पहुंच पाया है। बहरहाल सवाल ये है राकेश वशिष्ठ जी कि लोकसभा चुनाव में ये इस तरह के शिविर कितने मददगार होंगे? देखिए, इन शिविरों की जो वास्तविकता है उसको अभी आने में टाइम लगेगा, और इसमें केवल उनका उद्देश्य केवल ये है, मैं जो समझ रहा हूँ, कि जो वंचित रहे हैं अभी तक इनकी फ्लैगशिप योजनाओं से, उनके बारे में उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको दोबारा से उनको उसका लाभ मिले, इसकी व्यवस्था करना। सरकार इस ओर जोर शोर से काम कर रही है और इसका कुछ लाभ मिलना भी चाहिए, लेकिन इन योजनाओं ऐसे कैंपों से कितना लाभ मिलता है ये तो हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देख लिया। कांग्रेस की सरकार 6 महीने तक इन कैंपों को लगाती रही, लोग सुबह से शाम तक इन कैंपों में भीड़ की भीड़ उमड़ती रही। रिजल्ट आउटपुट ये आया कि कांग्रेस की केवल 0.3% वोट पड़ी और बीजेपी की उसकी कंपेरेटिवली 2.58% वोट पड़ी। तो इससे कोई ज्यादा असर मैं समझता हूँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था कि जो मोदी का जो फैक्टर है वो ज्यादा काम करेगा, मोदी की जो फॉलोइंग है वो ज्यादा काम करेगी। आप पिछला लोकसभा के चुनाव उठाकर देख लें, 2018 में जो भाजपा को जो वोट मिली थी वो 39% वोट मिली थी। जब लोकसभा चुनाव आया 2019 में तो भाजपा की वही 39% वोट बढ़ के 58.8% तक पहुंच गई, मतलब लगभग 20% वोट केवल इस बात पे मिली कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि जनता को मोदी के ऊपर विश्वास है और उसकी खुद की फॉलोइंग है। उसका कुछ वर्ग एक ऐसा है जो उसको पार्टी से कोई लेन देना नहीं, वो मोदी के प्रति कमिटेड है और मोदी की बात पर विश्वास करता है। आपको दो एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मोदी की स्वीकारता कितनी बड़ी है समाज के अंदर। कोरोना काल हुआ, मोदी ने कहा थाली बजाओ, थाली बजाने से कोरोना भाग रहा है क्या? लेकिन लाखों लोग जिस डेट पे उस टाइम पर
छतों पर चढ़े और थाली बजाई। उन्होंने कहा दिए जलाओ, दिए जाने से कोरोना थोड़ी बढ़ता है, लेकिन उन्होंने कहा इसलिए लोगों ने 5-5 दिए अपने अपने घरों में जलाए। जो कहते हैं तो वो फॉलोइंग इस बात को प्रभावित करता है कि जनमानस में मोदी का प्रभाव मौजूद है। अब लेटेस्ट आप ही देख लो मालदीव वाला मामला, वो केवल उन द्वीपों पर गए तो थे, लोगों ने इसका रिएक्शन ये हुआ कि अब लोग मालदीव जाने के बजाय वहां जाने के रुख कर रहे हैं, जो मीडिया की जो रिपोर्ट आ रही है। तो इन चुनाव, जो पार्लियामेंट का जो चुनाव होना है, अब मोदी के लिए सबसे बड़ी जो बात है, जो पॉजिटिव है, वो ये है कि विपक्ष अभी एकजुट नहीं हो पा रहा। और मेरा मानना है विपक्ष के एकजुट होने से कोई ज्यादा असर भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो इलेक्शन होता है पार्लियामेंट का इलेक्शन, वो कई मुद्दे, उसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं नतीजों के ऊपर। उसमें कैंडिडेट का भी, पार्टी का भी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी स्कीम भी, उनके आधार पर वो डिसाइड करता है कि किसको क्या वोट करना है। क्योंकि जितना छोटा नीचे इलेक्शन होता जाता है, उतना उसकी जो पार्टी की जो अहमियत है वो थोड़ी कम होती चली जाती है, और कहीं लास्ट में जाकर वो कैंडिडेट तक जाकर पहुंचती है। तो मेरा मानना है कि अब अगर आउटपुट इसका ठीक मिला तो लोग बात तो चूंकि अब नजदीक है चुनाव, इसलिए ये तो हो नहीं सकता कि भूलेंगे तो खैर नहीं, तो लेकिन थोड़ा बहुत तो फायदा इसको निश्चित रूप से मिलना है। और पार्टी का उद्देश्य भी मैं समझता हूँ यही ज्यादा है कि इस वक्त जो उन्होंने शुरू किया है कि लोकसभा चुनावों में लोग मतदाताओं से संपर्क हो और इस योजनाओं के थ्रू लोगों तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे और उनकी अपनी योजनाओं को बताएं, और ये बताएं कि भाजपा उनके लिए अच्छा काम कर रही है। तो फायदा तो थोड़ा बहुत तो मिलना है। बिल्कुल, फायदा मिलना लाजमी है। हालांकि आपने खुद ने इस पूरे प्रोग्राम के दौरान अलग अलग पैनलिस्ट ने इस बात का भी जिक्र किया कि विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत खुद जब राहत शिविरों में जा रहे थे, और आपने खुद ने उसका जिक्र किया उसका कितना फायदा हुआ। तो ऐसे में सवाल ये उठता है डॉक्टर चेतन राजपुरोहित कि लोगों का जब वो शिविर में आ रहे हैं या यात्राओं में आ रहे हैं, तो लोगों से फीडबैक लेने का कोई सिस्टम आपने इजाद किया है? लोगों से, आप लोगों को सुन रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, लोगों की अपेक्षाएं क्या है? अपना ऑडियो ऑन करिए डॉक्टर साहब। चेतन जी ऑडियो डॉक्टर साहब अपना ऑडियो ऑन करिए प्लीज। आवाज नहीं आ रही आपको? जो हमारे राजीव जी ने भी बताया कांग्रेस के राहत कैंपों के बारे में, गुलाबी कैंप जिनको हम बोलते थे, उसमें राहत नहीं दी जाती, उसमें केवल रजिस्ट्रेशन किए जाते थे डेटा कलेक्शन करने के लिए। और डेटा कलेक्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन के नाम पे जिस प्रकार से इन्होंने लाइनों में लगा दिया कुछ भी नहीं, तब इनके साथ ये दुर्गति हुई है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं, ऑन दी स्पॉट उनका जो हक है उसको देने का काम कर रहे हैं। ये तो रही एक बात, इसका चुनाव से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना एक राहत मिलनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मानना है माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व और जिस प्रकार से लोकप्रियता है, जैसे आपने भी बताया 248 लोकसभा क्षेत्र भारत के अंदर ऐसे हैं जहां पर हमने 50% से ज्यादा मत 2019 में प्राप्त किए हैं। हमारा लक्ष्य रहा भारत के अंदर, वर्तमान में एक ही लक्ष्य हमारा है कि कैसे हम 200 विधान लोकसभा क्षेत्रों को बढ़ाएं और उसको हम 300 350 तक लेके जाएं, जहां 50% से ज्यादा मत हमें मिले। ये तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। रही बात विपक्षी गठबंधन की, शुभकामनाएं देता हूं मैं इनको, चाहे बंगाल में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में हो, दिल्ली में हो, जिस प्रकार की बातें निकल करके सामने आ रही है, इनका गठबंधन का उद्देश्य क्या है? इनका गठबंधन का उद्देश्य भारत नहीं है, इनका गठबंधन का उद्देश्य विकास नहीं है, इनके गठबंधन का उद्देश्य कि राहत देना नहीं है। इनका एक ही उद्देश्य है कि मोदी हटाओ। आप किसी भी इंडी गठबंधन के किसी भी नेता से आप संपर्क करिए, पूछिए, वो एक ही जवाब देते हैं कि हमें मोदी को हटाना है। वो ये बात नहीं करते हैं कि हमें जनता को राहत देनी है, जनता के काम करने है, विकास, भारत को विकसित देश बनाना, इस पे बात नहीं करेंगे। आप किसी से पूछिए, मैं लगातार देखता हूँ चैनलों पे, एक ही बात कहते हैं, मोदी को हटाना है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, आपको याद होगा वो दौर जब गैर कांग्रेसवाद के नाम से इस देश में पूरा विपक्ष एकजुट हुआ था, कांग्रेस को हराना है।
तो अगर आज पूरा विपक्ष मोदी को हराने के लिए एकजुट हो रहा है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं इसी बात पर रहा हूँ, स्वाभाविक मैं इसी बात पर रहा हूँ मीना जी। इस देश को सशक्त सरकार चाहिए, कमजोर सरकारें नहीं चाहिए। कमजोर जी, सरकारों का बिल्किस हश्र इस बानों पे भारत बोल की दीजिए। जनता ने देखा है। मैं मानता हूं इस बात को। 77 में, 80 में, 85 में, 90 में हमने देखा है, ये बात सही है कि 33% वोट, 33% मत लेके कांग्रेस ने 65 साल शासन कर लिया। ये सच्चाई है इस देश की। लेकिन आज के युग में मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद में जब एक मजबूत सरकार बनी और 2014 और 2019 जिस प्रकार से देश आगे बढ़ा, तो राजस्थान की नहीं पूरे भारत की जनता का यह मानस है, एक मजबूत सरकार बने। मजबूत सरकार तब बनती है जब सिंगल मेजोरिटी है या गठबंधन मजबूत हो। अब जो लोग साउथ नॉर्थ फोर्थ वाले सब मिलकर के, आप देखना, मैं नहीं बोलना चाहता इसके बारे में ज्यादा, क्योंकि ये विपक्षी गठबंधन का काम है। मैं बोलूंगा तो कहेंगे ऐसा लगता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम तो कह रहे हैं एक हुए, ये एक होके लड़े। बसपा सपा भी मिलकर लड़ी, बसपा कांग्रेस भी मिलकर लड़ी, सपा और कांग्रेस भी मिलकर लड़ी, नीतीश लालू भी मिलकर लड़े। एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट सारे हो सके हैं। बंगाल के अंदर ममता और सीपीएम कभी एक हो सकते हैं? हुए। सीपीएम और कांग्रेस एक हो सकते हैं? हुए। डॉक्टर चेतन, जितने नाम आपने लिए हैं, इतिहास में जाकर देखिए एनडीए के साथ कौन था, कौन नहीं था, कब साथ रहे, कब छोड़े। इसलिए इस बात की तो नहीं, मैंने पहले ही बोला कि हम विरोधी नहीं है गठबंधन के, हमारा भी एनडीए है, हम भी गठबंधन में, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जब मजबूत सरकार बनती है, हमारी 303 सीट आई, हमारी 277 सीट आई, उससे देश का विकास होता है। ये भारत की जनता अच्छी तरीके से जानती है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, महाराष्ट्र के बाद मजबूत सरकार का जो आप जो आधार बता रहे हैं या जो पैरामीटर बता रहे हैं, जो परिभाषा बता रहे हैं, वो तो पूरी तरह बदल गई है। नहीं, कहीं नहीं बदली है, कहीं नहीं बदली है। मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ मीना जी, आप स्टेट की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव भारत की राजनीति को तय करता है, भारत का भविष्य तय करता है। और भारत का भविष्य तय, पहले भी चरण सिंह जी की सरकार देखी है, वीपी सिंह जी की सरकार देखी है, अपने सरकारें देखी है, 6-6 महीने में किस प्रकार से बनाई जाती थी और गिराई जाती थी, मैंने भी देखा है। ये जो समय आया था, उसको मैं संक्रमण काल बोलता हूँ, उससे देश को बड़ा नुकसान हुआ। 2014 और 2019, मैं नहीं कह रहा हूँ, देश का बच्चा कह रहा है जिस प्रकार के काम हुए हैं। क्यों हुए? क्योंकि ताकत मिली है, शक्ति मिली है जनता की, और शक्ति मिलती है तो काम होता है। कोई दो राय नहीं है कि लंबे समय से जो गठबंधन की राजनीति की मजबूरियों के चलते हिंदुस्तान की केंद्र की सरकार जिस तरह की परेशानियों से जूझ रही थी, उससे नरेंद्र मोदी की सरकार और शासन ने इस देश को मुक्ति दिलाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सौदेबाजी की राजनीति बंद हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, केंद्र के स्तर पर कम से कम। भीमराज जी बोलिए। मैंने पूछे थे सवाल चेतन जी से, एक तो मैंने नरेगा पूछा, उसका मेरा जवाब नहीं मिला। आरएस का स्टूडेंटों के लिए पूछा, उसका जवाब नहीं मिला। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने ये भारत संकल्प यात्रा चला रहे हैं, उसके अंदर बताए श्री जनता को क्या फायदा मिला। आप लाइनों की बात कांग्रेस ही कर रहे थे, कांग्रेस को बिजली और बिलों में फायदा मिला। आप कह रहे हैं उज्ज्वला योजना सिलेंडर का फायदा हमने पहले दिया था, आप तो अब लेके आए हो। और मेरा सवाल सिलेंडर के बारे में, आखिर महंगा किसने किया था? महंगा तो आप ही नहीं किया था ना, आपकी सरकार थी, आप और केंद्र की सूची का विषय था। एक सेकंड रुकिए। और दूसरा मैं ये पूछ रहा, एक सेकंड रुक जाओ, ये किसानों के लिए बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बताने किसने किए? दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ, भजनलाल जी की सरकार ही आती 2 यूनिवर्सिटी तो बंद कर दी जाती है। आप कह रहे हैं जो महात्मा गांधी शिक्षा अंग्रेजी स्कूल बने उसकी हम समीक्षा करेंगे। आखिर कर क्या रहे हो? विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा होती है। चेतन जी आप ज्यादा समझते हो, मेरे से सीनियर है आप। चेतन इस संकल्प शिविरों में एक ही बता दी, उसकी बात की हो तो किसानों के लिए कोई 80% आबादी उस पर निर्भर करती है, उसमें कोई बात की हो तो बताए। नरेगा के मजदूरों को हटाया है क्या? उन शिविरों में उनकी बात हो रही है क्या? ये बात बताई जाएगी जनता को।
क्या किसानों की आत्महत्या के आंकड़े हमने बताने बंद किए? कहाँ गए नरेंद्र मोदी जी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और मनमोहन सिंह जो पत्र लिखते एमएसपी लागू करेंगे, हम स्वामीनाथन के आयोग लागू करेंगे, कहाँ गए वो खेल? आप तो किसानों की रोजी रोटी छीन रहे हो और किसान न्याय मांगते हैं। वसुंधरा गवर्नमेंट थी, 22 बार गोलीकांड हुए थे और किसान नहीं थे, किसानों को आप गोलियों से बूंद रहे थे, उनका कोई न्याय मिलेगा? एमएसपी का आपने वादा किया। हरियाणा के अंदर देखिए, हरियाणा के अंदर, हरियाणा में आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज हालात देखिए। और यदि किसानों को न्याय दिलाना चाहते हो तो जो नहरों से जुड़े हुए बांध है 30% मिट्टी भरी हुई आप करवाइए ना, तो उन्हें पानी का स्टोरेज तो होगा। आपने आते ही 1200 क्यूसेक इंदिरा गांधी का पानी कटवा दिया। आप कह रहे थे कि आप आदमी, बाकड़ा न्यास व्यास बोर्ड है, उसमें हरियाणा भी बैठता है जहां बीजेपी की सरकार है। तो आपकी सरकार आते ही वहां से 12 क्यूसेक पानी कट गया, 2 करोड़ आबादी प्रभावित हुई है। आप उस बात में जिक्र ही नहीं करोगे क्या? इन किसानों को इस बारे में, जो आपके कैंप लगा रहे हो, आप उसका इस बारे में जिक्र करोगे? किसानों को ये बताओगे कि भरतपुर के अंदर जो 125 फैक्ट्रियां, मैं नहीं कह रहा, अखबार के अंदर साफ शब्दों में लिखा है, और 10,000 की लेबर है, 100 फैक्ट्रियां बंद होगी और बाकी बंद होना पे। आरएस के एग्जाम के अंदर आपने 3 महीने का टाइम दिया है, 20 से अधिक सब्जेक्ट है, और कांग्रेस ने 5 महीने का टाइम दिया। जब सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ वो सवाल उठाते थे, उस पर आप कुछ बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे आप लोग। और दूसरी चीज बता दूं, एक सेकंड मीना जी प्लीज, मैं ये पूछना चाहता हूँ, समय की कमी होती है, रिपीटेशन से बचिए। ये सवाल आप कर चुके, रिपीटेशन नहीं है। राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया का हवाला भी आप दे चुके, आरएस की बात भी कर चुके, 3 महीने 5 उनका महीने जवाब की नहीं, चर्चा भी कर चुके। जवाब देना होगा उनको। मीना जी जवाब सारे दे सकते हैं, लेकिन समय की सीमा और विषय से भटकना नहीं चाहता मैं। आपके सवाल इतने मजबूत होने चाहिए भीमराज जी कि जवाब सवाल मजबूत है, सवाल मजबूत है। सवालों में कभी भी कोई कमी मिले तो आप मुझे कभी भी कह सकते हैं, चाहे 2 साल बाद कह दीजिए, कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके सवाल का मतलब यहाँ पर विपक्ष के सवाल से भी है। आपके सवाल विपक्ष, आपके सवाल का मतलब सिर्फ एक, हमारे कार्यक्रम में आपकी चर्चा कर देंगे भर से पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी की ऊर्जा मिले तो हमारा कार्यक्रम सफल है और आपकी आवाज सफल है। भीमराज जी, राकेश वशिष्ठ जी कुछ बोल रहे थे। मैं भीमराज जी की एक बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। सरसों की जो ऑयल मिल्स को बंद होने की बात की ना, ये क्या है कि सीजन ऑफ होने के कगार पर है। जनवरी फरवरी मार्च में मिलें कम होती हैं, क्योंकि नहीं जो सर, आप बात करो मीडिया रिपोर्ट के आधार पर। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं यहीं जन्मा हूँ, यहाँ सारी स्थिति देखी है मैंने, और 45 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। यहाँ जो नया माल जो आता है, होली के बाद नया प्रोडक्शन, नया सरसों आने शुरू हो जाती है। तो जनरली क्या है कि ये बात तो हो सकता है जो आप लोग कह रहे हो कि उस ऑयल के आप एक्साइज ड्यूटी हटा दी, इस कारण से वो सस्ता हो गया हो, लेकिन ये बात भी सही है कि ऑयल मिल, जो सरसों की ऑयल मिल है, वो जनवरी फरवरी में धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन रिड्यूस करना शुरू कर देती है, क्योंकि उनके पास माल की कमी आ जाती है। दूसरी बात, इन दिनों में जो सरसों का तेल है उसकी भी बिक्री कम होती है। उसका कारण क्या है? हालांकि हमारे इलाके में सरसों ज्यादा होता है, तो ज्यादातर लोग जब सरसों का तेल सस्ता होता है, जब एक पीपे, 1.5 पीपे, 2 पीपे इकट्ठा करके रख लेते हैं, तो फुटकर बिकता है। ये हो सकता है आपके कारण हो, लेकिन एक कारण ये भी है कि ये सीजन ऑफ की ओर जा रहा है। मार्च के बाद अप्रैल में जब नई सरसों शुरू आना होगी, तब से उनका फिर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, सारी बात हो जाएगी। ये बात मैं कहना चाह रहा था। जी जी, सनी जी लास्ट टिप्पणी। मेरे को थोड़ा सा अनुमति देगा तो मैंने कहा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस सनी जी से लास्ट रिएक्शन लूंगी। सनी जी, इस वक्त जिस तरह से राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, प्रदेश के लिए कुल मिलाकर ये स्थिति आने वाले समय में किस तरह की तस्वीर का आगाज कर रही है? एक तो ये नया एक्सपेरिमेंट है सेंट्रली रूल्ड स्टेट्स में जो आजकल हो रहा है, इस तरह का गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम है, एक्सपेरिमेंट है ये। एक तो सेंट्रल स्कीम्स में अटेंशन ज्यादा मिलेगा, एडवांटेज है इसमें, ये तो है, लेकिन स्टेट्स का जो इंटरनल जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस है, वो नेग्लेक्ट ना हो जाए इस प्रोसेस में। और टू मच ऑफ इंटरफियरेंस, जो सेंट्रल इंटरफियरेंस पहले जो रेसिस्ट करते थे काफी स्ट्रॉन्ग लोकल लीडर्स, लोकल सत्राप्स बोलते थे, वो लोग रेसिस्ट करते थे इंदिरा जी के टाइम से ही। लेकिन अभी सेंट्रल जो इंटरफियरेंस है
अभी तो बेनेवलेंट इंटरफियरेंस है, बाद में जाके कितना होगा ये देखने की बात है जी। और ये कितना लंबा चलेगा ये भी देखने की बात है। नरेंद्र मोदी बिल्कुल। जैसे देश के प्रधानमंत्री, अमित शाह जैसे गृह मंत्री आने वाले समय में कितने लंबे समय तक रूल करेंगे, उनके बाद इनको रिप्लेस कौन करेंगे, वो सब तो भविष्य की गर्भ है। लेकिन आज की हकीकत ये है कि केंद्र के पास जो पैसा है, केंद्र के पास तुलनात्मक रूप से पैसा हर राज्य सरकार से ज्यादा होता है। राजस्थान की सरकार पैसे की किल्लत से जूझ रही थी। ये लगातार चुनाव प्रचार के दौरान, चुनावी चर्चाओं के दौरान हम लोग समझते रहे थे। तो अब राज्य सरकार में वो पैसे की कमी महसूस न हो, उसका भी एक तरह से मॉडल निकाला है केंद्र सरकार ने। और राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को आगे बढ़ाकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को मुस्तैद भी कर रही है, पुख्ता भी कर रही है, एक तरह से सुनिश्चित भी कर रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश होती है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को हम हर दिन जनता के साथ साझा करें। आप सबके सुझावों का स्वागत है। आप हमारे न्यूज़ 24 के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आपके इलाके की, आपके विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को और सुझावों को हम हमारे कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। नमस्कार।